हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके. Hopefully, before I start this next concept, hopefully you are enjoying the concept that I am teaching, and hopefully it is also maintaining your practice sheets, whatever you have been provided by your organizations. My main intention is to clear the in-depth analytical concepts of each topic, which creates a lot of confusions among the students. इंग्लिश में बहुत बात कर रहे हैं, बट अच्छा बुरा जैसा भी हो, बट एक चीज बताते हैं कि तुम लोग जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, तो उसको ठीक तरह से सिर्फ ये डायग्राम्स या फिर उसका नोट मत लीजिए. ये जो जब भी नोट लोगे ना, तो वो सुन के लो कि क्या सुनाई दे रहा है, और वो इंटरप्रेट करो अपना कॉपीज में. ठीक है, तो वो बिकम्स वेरी इजी. लिसनिंग एंड राइटिंग इट बिकम्स वेरी इजी, राइट. डायरेक्टली देख के स्नैप ले लिया, वहां से नोट कर लिया, नहीं होगा. क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे ना जहाँ पे तुमको दिक्कत पैदा हो सकता है. सो यू फर्स्ट लिसन टू द थिंग, then you write. It becomes easier for you people to ascertain a particular problem which is given through practice sheets or any mock test or anything. Okay. तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये बात कर रहे थे कि एक टोटल एयर इनलेट एंड आउटलेट कैसा हो रहा है एवरी ऑर्गन विच इज प्रेजेंट ऑन देयर. अभी हम लोग को देखना है कि कंडक्टिंग जोन किसको बोलते हैं एंड रेस्पिरेटरी जोन किसको बोलते हैं. Now when we talk about the conducting zone and the respiratory zone, ध्यान से सुन लो ये बात, बहुत important है. The amount of air that we normally breathe in and out under resting condition, it is around 500 ml, right? उसको tidal volume बोलते हैं. वो आगे भी पढ़ेंगे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज में. तो वो 500 ml of air in and out हो रहा है नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशंस में. बट जो कंडक्शन या फिर एक्चुअली डिफ्यूजन में टेक पार्ट करते हैं ना, ये 500 ml का जो एयर इन हो रहे हैं, वो सिर्फ 350 ml होता है. इट इज ओनली 350 ml, और उसको बोलते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट. ठीक है. और जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर अंदर आ रहा है उसको बोलते हैं माइन्यूट वेंटिलेशन रेट. ठीक है, वो 500 ml है. तो 500 ml में 350 ml एक्चुअली किसमें टेक पार्ट कर रहे हैं, गैस डिफ्यूजन में. और 150 ml कॉन्टैक्टिंग पैसेज में रुक जाना है. वो उसमें कोई डिफ्यूजन प्रोसेस में टेक पार्ट नहीं करता, वहीं पे रुक जाता है. इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस. इसका फिजियोलॉजिकल रेफरेंस भी है. लंग फंक्शन टेस्ट में एलएफटी जब करते हैं ना, जैसे टॉक्सिकोलॉजी लैब में अगर ये देखा गया कि बंदा या बंदी का मौत नॉर्मल हुआ या एबनॉर्मल, ये थोड़ा हम लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो बात हम बताएंगे कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस का फिजियोलॉजिकल रेफरेंस क्या है. तो बस यहाँ पे समझो कि कॉन्डक्टिंग पैसेज में 150 ml ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एयर टेकन इन अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग कंडीशन में वो अटक जाता है, और बाकी 350 ml डिफ्यूजन में टेक पार्ट करते हैं. ये यहाँ है 150 ml अटक जाता है, उसको बोलते हैं कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस. 350 ml जो डिफ्यूजन में टेक पार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट. और टोटल अमाउंट जो कंडक्टिंग पैसेज और तुम्हारा जो डिफ्यूजन जो कर रहा है रेस्पिरेटरी पैसेज, टोटल अमाउंट ऑफ एयर 350 एंड 150 कितना होता है, 500. वो 500 ml को हम लोग बोलते हैं क्या, माइन्यूट वेंटिलेशन रेट. सो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, जैसे हम लोग व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम्स एंड द कैपेसिटी. फिलहाल आप देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं. तो देखो ध्यान से यहाँ पे, if you see the diagram over here, I have clearly told over this thing कि conducting zone में कौन सा ऑर्गन्स होंगे, कौन सा ऑर्गन्स कंडक्टिंग जोन में होंगे. ट्रैकिया होगा, सेकेंड ब्रोंकाई होगा. बट ब्रोंकाई में भी हम लोग लास्ट लेक्चर में देखें ब्रोंकाई का पार्ट्स कौन सा चीज में डिवाइड होता है. प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड द टर्शियरी ब्रोंकाई. और ये टर्शियरी ब्रोंकाई जब भी डिवाइड करेंगे तो फिर क्या बनाएंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल. तो तुम्हारे कंडक्टिंग पैसेज में कौन सा ऑर्गन्स आ गए, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई,
टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एक्सक्यूज एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो इस पे कॉन्डक्टिंग अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया कि भैया बोलो जो 150 ml का आप बात करते हो जो एयर रुक जाता है कॉन्डक्टिंग पैसेज में, कहां तक वो एग्जिस्ट कर सकता है? इट कैन एग्जिस्ट टिल टर्मिनल ब्रोंकियोल, बिकॉज टर्मिनल ब्रोंकियोल में ही कॉन्डक्टिंग पैसेज खत्म हो जाता है। तो 150 ml मैक्सिमम टू मैक्सिमम ट्रैक हो सकते हैं कहां तक? टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। और एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो सी शेप कार्टिलेज बनाए हैं, कौन कौन सा ऑर्गन को कंस्टिट्यूट कर रहा है? ट्रैकिया को कर रहा है, all the parts of the bronchi, that is the primary, secondary and the tertiary, initial bronchiole, यहां तक तुम सी शेप कार्टिलेज देख पा रहे हो। बट टर्मिनल ब्रोंकियोल में तुम्हारा सी शेप कार्टिलेज एब्सेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे यहां से। टर्मिनल ब्रोंकियोल में तुम्हारा सी शेप कार्टिलेज नहीं है। इनिशियल ब्रोंकियोल तक, फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल ब्रोंकियोल तक तुम्हारे सी शेप कार्टिलेज दिखाई देंगे। इसके बाद आते हैं रेस्पिरेटरी जोन में। तो फिर रेस्पिरेटरी जोन में कौन कौन सा चीजें यहाँ पे एसोसिएट होंगे? रेस्पिरेटरी जोन में आइए रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। ये रेस्पिरेटरी जोन में आएंगे। तो मतलब सारे 300 ml का जो डिफ्यूजन हो रहा है, जो रेस्पिरेटरी जोन में हो रहा है, वो कौन कौन सा ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। सो तुम अगर घुमा के क्वेश्चन किया एल्वियोलर वेंटिलेशन रेट में रेस्पिरेटरी पैसेज का कौन कौन सा ऑर्गन एसोसिएटेड है, डायरेक्ट आंसर आ सकता है। डायरेक्ट कौन कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई। क्योंकि यही पे 350 ml का डिफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल ये बाद में बताएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, राइट? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रपोजिशन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो आता है कि कॉन्डक्टिंग जोन में कौन सा टिश्यू से बनता है? व्हाट आर द टिश्यूज व्हिच इज इन्वॉल्व इन दिस कॉन्डक्टिंग जोन? दो किस्म का टिश्यू यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। वो है क्या? सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलिया एंड सेकंड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलिया। ये दो किस्म का कॉन्डक्टिंग जोन में टिश्यूज एसोसिएटेड होते हैं। रेस्पिरेटरी जोन में कौन कौन सा टिश्यू एसोसिएटेड होता है? डिफ्यूजन कर रहे हो तो मतलब सीधा बात, एब्सोल्युटली सीधा बात होगा। जब एनिमल टिश्यूज पड़े थे वहां पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बात सुने थे, जो प्राइमरी रोल है क्या? डिफ्यूजन। तो सिंपल बात है, यहाँ पे अगर डिफ्यूजन हो रहा है रेस्पिरेटरी जोन में, तो द टिश्यू व्हिच इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड, इट इज गोइंग टू बी सिंपल स्क्वैमस। इज इट क्लियर इन नाउ? इट इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। जो क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है मैं ये बता देता हूँ। एनसीईआरटी में कॉन्डक्टिंग जोन का कुछ फंक्शंस दिए हैं। जैसे कॉन्डक्टिंग जोन का 4 फंक्शन दिए हैं। बोला कि ह्यूमिडिफिकेशन करता है ऑफ एयर, कंडक्शन ऑफ एयर करता है फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टिल द alveoli, till the terminal bronchiole, and then clearance of conducting passage from foreign particles। मतलब कोई भी foreign particles अंदर ना से घुस जा रहा है तो उसको क्लियरेंस करते हैं। and maintenance of temperature between conducting air and boil। ये बोलने का बहुत सरल बात है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ये बोलने का बहुत सरल बात है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। पहला जो पॉइंट है ह्यूमिडिफिकेशन। सर ह्यूमिडिफिकेशन कैसे हो जाएगा? ह्यूमिडिफिकेशन के लिए तो म्यूकस चाहिए, और म्यूकस के लिए, म्यूकस सिक्रीशन करने के लिए किसको चाहिए? गॉबलेट सेल्स को चाहिए। जो नेजल चेंबर है ना बाबा, जो नेजल चेंबर है, इट कंटेन्स गॉबलेट सेल्स, इट कंटेन्स व्हाट? गॉबलेट सेल्स, एंड इट सिक्रीट्स द म्यूकस। और वो म्यूकस से कोई भी फॉरेन पार्टिकल, वो म्यूकस से ह्यूमिडिफिकेशन होंगे। इसलिए देखोगे जब भी तुम लोग सांस छोड़ते हो ऐसे करके एग्जिट करते हो ना, ऐसे सामने अगर कोई स्ट्रीट लेके एग्जिट करते हो ऐसा करो तो देखो तो वेपराइज फॉर्म में आए तो दोस आर द ह्यूमिडिफाइड एयर है एक्चुअली। सो ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे। ह्यूमिडिफिकेशन करने के लिए क्या चाहिए? म्यूकस सिक्रीशन चाहिए। म्यूकस सिक्रीशन के लिए क्या चाहिए? गॉबलेट सेल्स चाहिए। एंड ये गॉबलेट सेल्स कहां पे प्रेजेंट होगा? ये गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे नेजल चेंबर। सेकंड पॉइंट, कंडक्शन ऑफ एयर। तो हम लोग पता ही है एक्सटर्नल लेयर से टिल तुम्हारा टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, फिर वहां से पूरा एल्वियोलर तक कंडक्शन ऑफ एयर करके क्लियरेंस ऑफ कंडक्टिंग पैसेज फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं ना, अंदर इंस्पिरेशन करते हैं, तो एक्सटर्नल लेयर से नेजल कैविटी या फिर चेंबर में चला जाता है, राइट? अब जब जाता है, कुछ देर पहले मैं ये बताया था कि नेजल चेंबर में क्या है? वहां का म्यूकस है सीक्रेटेड बाय द गॉबलेट सेल्स। अब उसको इंट्रैक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्ट करने के बाद वही नेजल चेंबर में सीलिया रहता है। क्या रहता है?
सीरिया रहता है, और वो सीरिया वो फॉरेन पार्टिकल्स को अपवर्ड प्रोग्रेशन करा रही है। अपवर्ड प्रोग्रेशन कराने के टाइम पे जैसे ही वो हम लोग कभी खाना जब घटकते हैं या फिर ऐसा 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 करते हैं, राइट? तो जब खाना के साथ वही फॉरेन पार्टिकल्स चला जाएगा कहाँ पे? इट विल फर्स्ट कम टू द फेरिंग्स, तो वहां से पहले फॉरेन पार्टिकल्स का रिमूवल होगा, बिकॉज फेरिंग्स एक लिम्फोइड टिश्यू है, हम लोगों को पता है। कुछ भी जो भी बाकी रह गया ना, वो आ जाएगा कहाँ पे? वो आ जाएगा स्टमक में, और स्टमक में जैसे आ जाएगा, स्टमक का पीएच का है 1.8 या फिर 1.2, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट, और उसको वहां से रिमूव किया जाएगा। सो ये जो बोला है ना कि क्लियरेंस ऑफ कॉन्टैक्टिंग पैसेज फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, दिस इज द मैकेनिज्म हाउ इट इज बीइंग डन। फॉरेन पार्टिकल इंट्रैक्टमेंट होगा, सीरियली मूवमेंट होगा अपवर्ड टुवर्ड्स द फेरिंग्स, फेरिंग्स से फॉरेन पार्टिकल रिमूव होंगे, बिकॉज फेरिंग्स इटसेल्फ इज अ लिम्फोइड टिश्यू। जो कुछ बच गया वो स्टमक में आ जाएंगे ड्यूरिंग डिग्रेडेशन या फिर swallowing, और वहां पे एसिडिक पीएच होने की वजह से उसका डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेन मटेरियल हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन कंडक्टिंग एयर एंड बॉडी। ये जो ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है एंड कंटिन्यूअस एयर इन आउट हो रहा है, बिकॉज लंग इज अ वेरी वास्कुलराइज्ड ऑर्गन। तो क्या होता है, हम लोग क्या है, होम्योथर्मल ऑर्गेनिजम्स, so we want to maintain our constant body temperature. So this homeostasis is being maintained by our homeothermic nature, and also इसके और एक तवज्जो है, and also due to the humidification of the air, the air that we are taking in. तो इसके वजह से तुम्हारा नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा बिटवीन द कंडक्टिंग एयर एंड द बॉडी। अब आ जाते हैं रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन। रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन भी 4 होते हैं, देखो क्या क्या लिखे हैं, गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो दो लास्ट का जो 2 पॉइंट है, ये सिम्बायोटिक है। मैं पहले बता दूं, गैस एक्सचेंज तो हो ही रहा है, बिकॉज रेस्पिरेटरी जोन का मेन काम है डिफ्यूजन ऑफ द गैस एक्सचेंज। अब बोला है कि ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, जो भी इंस्पायर्ड एयर हम लोग अंदर ले रहे हैं फ्रॉम दिस एल्वियोलाई, ये कहां पे चला जाएगा बोलो तो? ये एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहां पे जाएगा? ऑक्सीजन चला जाएगा कैपिलरी। तो ये गैस एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से कहां पे आएगा बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से एल्वियोलाई। सो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट लेक्चर में मैं समझाया। तो दिस इज द गैस एक्सचेंज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो रहा है, याद करके देखो। ये जो ऑक्सीजन टिश्यू में गया था, ये जो ऑक्सीजन टिश्यू में गया था, वहां से सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, और सेलुलर रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वही कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। देखो तो समझ में आया कि क्या क्या हो रहा है? गैस एक्सचेंज हो रहे हैं, ऑक्सीजन टिश्यू में भी जा रहा है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो रहा है? टिश्यू में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होकर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था, वही कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है। तो these are the 4 points which is a function of respiratory zone and it's been explained over here. Hopefully you have understood this thing. और पहला का जो 4 पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है विदाउट एक्सप्लेनेशन, उसको भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ। ध्यान से इस लेक्चर को देखना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग से बातें भी मैं बोला हूँ, एंड वो बात के साथ ये पॉइंट्स एंड ये डायग्राम बढ़िया तरीके से रिलेट करना। और आगे क्या कोई भी क्वेश्चन जब भी करोगे तो इससे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। आई एम एब्सोल्युटली श्योर 90% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन, इनफैक्ट 100% क्वेश्चन बन जाएंगे भाई। ठीक से सुन के अगर लिखोगे तो 100% क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई टेंशन का बात है नहीं। तो ये अगर चीज तुम लोगों को समझ में आ गया, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग प्रॉपर्ली, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग प्रॉपर्ली, देन आई एम क्वाइट होपफुल दैट यू विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम्स solving any questions. So that will be it for this topic or this concept. Hopefully you have understood it. Take the snap if it is required. ठीक है, इसमें तुम स्नैप ले सकते हो और आगे का पढ़ाई इसके साथ रिलेट कर सकते। थैंक यू।